मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, सिद्ध करिए कि वक्र x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। अभिलंब जो है वो मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, ये आपको बोला गया है। इसका मतलब बउआ ये है कि जैसे अगर हम इसका एक छोटा सा फिगर ऐसे ही नॉर्मली आपको बना के दिखाएं, ये हमने कर्व बना दिया, ये इस पर बिंदु थीटा है, ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है नॉर्मल, ये मूल बिंदु है 0,0, यहां से अभिलंब का डिस्टेंस निकाला गया ये, और ये बोला गया कि सिद्ध करिए कि ये वाली जो दूरी है ना, मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी, ये दूरी अचर दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट के बराबर आएगी, ये आपको प्रूव करना है। अब आप देखो आपको करना क्या पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा। आपको पहले किसकी समीकरण निकालनी है बेटा? अभिलंब की, ठीक है। अभिलंब की जब समीकरण निकल आएगी तो मूल बिंदु से उस अभिलंब पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है और देखना है कि क्या ये लंब की लंबाई अचर के बराबर आती है कि नहीं आती, ये आपको करना है। और किस बिंदु पर यह काम करना है? उन्होंने बोला बिंदु थीटा पर। आपको याद होगा, इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि अगर प्राचलिक समीकरणें दी गई हैं और बोला जाए बिंदु थीटा पर या बिंदु टी पर, तो x और y के यही मान ले लेना, यही बिंदु थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि बिंदु थीटा के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे? x की जगह पर ये ले लो, y की जगह पर इसको लिख दो, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ये x की जगह पर आ गया बउआ। y की जगह पर a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, ये बिंदु थीटा है वक्र का। आपको इस वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए पहले, और उसके बाद मूल बिंदु से उस अभिलंब पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो और देखो कि क्या वो अचर आ रही कि नहीं आ रही। क्या याद है आपको कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है? ये मूल बिंदु है 0,0, ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इससे इस पर एक लंब डाल दिया, तो मूल बिंदु से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र नहीं याद है आपको? c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब याद आ गया होगा, ठीक है। पहले अभिलंब का समीकरण निकालो और उसके लिए अभिलंब की प्रवणता निकालो पहले। अभिलंब की प्रवणता के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो पहले, और स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो पहले, ठीक है। तो डी डी और डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए डी डी थीटा ऑफ एक्स निकालो, डी डी थीटा ऑफ वाई निकालो, फिर डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से भाग दो। देखो करना क्या क्या है आपको पता है, बस सीरियल वाइज उसको करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले एक्स का थीटा के सापेक्ष, एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बउआ, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का बेटा माइनस साइन थीटा प्लस ए तो कांस्टेंट हो गया, इसमें प्रथम द्वितीय का सूत्र लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक cos थीटा प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकल गुणांक कितना हो जाएगा? 1। दिस इज माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा cos थीटा प्लस ए साइन थीटा। बेटा माइनस ए साइन थीटा और प्लस ए साइन थीटा कैंसिल हो गए,
तो डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का x के नहीं सॉरी थीटा के सापेक्ष, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू, इसका a का तो अचर पद है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस, नहीं सॉरी माइनस है आगे, ए तो कांस्टेंट है बाहर कर लिया, यहां दो फलनों का गुणनफल है, गुणनफल वाला सूत्र लगाओ, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा और पहले का अवकल गुणांक थीटा का 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? ए थीटा साइन थीटा, फिर माइनस ए का गुणा इससे करोगे तो माइनस ए कॉस थीटा, अब माइनस ए कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए थीटा साइन थीटा, सॉरी ये डी डी थीटा ऑफ वाई आ गया। अब हमको बेटा क्या चाहिए? डी डी एक्स ऑफ वाई। कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, डी डी थीटा वाई में से डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, डी डी थीटा ऑफ वाई कहाँ है? ये है। डी डी थीटा ऑफ एक्स कहाँ है? ये है। इसे ऊपर लिखना है, इसे अपॉन में, लेकिन दोनों से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप टेन में बदल सकते हो, मत बदलो, ऐसा रहने दो इसको। ये क्या आ गया बताइए? वक्र की स्पर्शी की प्रवणता, हमें अभिलंब की प्रवणता चाहिए, इसलिए वक्र के बिंदु थीटा पर, वक्र के बिंदु थीटा पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या किया जाए बताओ? इसको पलट दिया जाए और निशान बदल दिया जाए, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बउआ ये क्या निकल के आ गई? अभिलंब की प्रवणता। अब हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। अब वक्र के बिंदु थीटा पर, वक्र के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, बताइए क्या फॉर्मूला लगाया जाए भैया? वरा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 की जगह पे कौन क्या लिखा जाए? बिंदु थीटा के मान, ये x1 है और ये y1 है, तो y माइनस, बउआ y1 की जगह देखो ये लिखा जाएगा, और बाहर माइनस है तो निशान बदल जाएगा, तो यह आएगा a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, ये y माइनस y1 हो गया। m की जगह पर क्या लिखा जाएगा? आंसर है अभिलंब की प्रवणता। क्यों? क्योंकि आप अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हो। अभिलंब की प्रवणता कितनी आई है? माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एक्स माइनस x1, ये x1, और बाहर माइनस है तो इसका निशान बदल जाएंगे, a कॉस थीटा माइनस हो जाएगा ये प्लस a थीटा साइन थीटा, a थीटा
साइन थीटा। अब और इसे सॉल्व करिए बेटा, ये साइन थीटा अपॉन में है ना, इसको इधर ले आइए। तो साइन थीटा जब यहां पर आ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू वाई। फिर साइन थीटा का इससे गुणा करोगे तो मिलेगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा का इससे गुणा करोगे तो प्लस ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना समझ आया? अब उधर चलिए, बराबर माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स। माइनस कॉस थीटा का इससे गुणा करो बेटा, बोलो क्या आएगा, प्लस ए कॉस स्क्वेयर थीटा। माइनस कॉस थीटा का इससे गुणा करो जरा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी है, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी है, कैंसिल हो गया। अब और देखो, इसको इस फॉर्म का बना लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का बना लो। तो उसके लिए इसे इधर ले आओ, इसे भी इधर ले आओ, और ये जो इधर की तरफ पहले से इनको बने रहने दो। तो बेटा जब ये टर्म उधर से इधर आएगा, अभी उधर कैसा है माइनस, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस। तो बउआ क्या लिखेंगे बताओ, कॉस थीटा इंटू एक्स। अब ये इधर आके प्लस हुआ, उसके बाद ये लिख दो तुरंत, साइन थीटा इंटू वाई, साइन थीटा इंटू वाई। अब थोड़ा ध्यान से सभी देखो, ये क्या है, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर से आ रहा है तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। हम दोनों से माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर क्या रह जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की माइनस प्लस, क्योंकि हमने माइनस दोनों को कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हम 1 लिख देंगे बराबर 0। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, ये क्या इक्वेशन बन गई, कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया बताइए, वक्र के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण। आंसर अभी नहीं आया, लेकिन क्यों? अब ये जो अभिलंब निकाला है ना आपने, अब मूल बिंदु से इस पर लंब की लंबाई निकालो, मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी निकालो। मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी, उसके लिए ये सूत्र शुरू में बताया था मैंने, लगाएंगे सी कांस्टेंट टर्म, ये ऊपर ए और बी नहीं रहेंगे, ऊपर केवल सी रहेगा, और सी की जगह पर क्या है माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब कॉस थीटा और बी मतलब, तो ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक का वर्गमूल, एक का माइनस ए में भाग दोगे। ये क्या है दूरी, आप चाहें तो दूरी लिखते वक्त माइनस हटा दें। और ए क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये जो भी आपको कर्व दिया गया था उसमें ए क्या है कांस्टेंट, थीटा क्या वेरिएबल। तो आपका जो दूरी निकाली है मूल बिंदु से अभिलंब की, उसमें थीटा आया है कि ए आया है, तो वेरिएबल आया है कि कांस्टेंट आया, यही तो करना था, यही लाना था आपको। क्या कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, अचर दूरी पर है, दूरी अचर आ गई मतलब अचर दूरी पर है। ठीक है, नोट कर लें आप इसे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान और सेकेंड है निरंतर ह्रासमान है। तो ये फलन किस अंतराल पर निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल पर निरंतर ह्रासमान है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, याद है कुछ तरीका आपको? पहले अवकलन, और अवकलन करने के बाद 0 के बराबर रखो, उससे x की वैल्यूज मिलेंगी, उनको अंतराल में डिवाइड करेंगे। चलिए एक काम करो, थोड़ा सा यहां पर ऐसा 4 साइन x, इन दोनों से ना x कॉमन कर लो, बताओ क्या बचा? अगर हमने इन दोनों से माइनस x कॉमन कर लिया तो यहां क्या बचा? 2 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस कॉस x। ठीक है, अब इसको अलग कर दो। देखो बेटा, अभी हम fx को ही सिंपल बना रहे हैं, अभी अवकलन तो स्टार्ट भी नहीं किया हमने। क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 4 साइन x अपॉन 2 प्लस कॉस x, इसके साथ इसको अलग कर दिया हमने, माइनस, ध्यान से देखो, x इंटू 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, ये इससे कट जाएगा, इस टर्म में क्या बच जाएगा? माइनस एक्स। समझ आया? अब अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बेटा f डैश x हो जाएगा। इसमें बउआ कौन सा सूत्र लगाओगे बताओ? कोसेंट रूल, हर और अंश वाला। तो क्या होता है? हर इंटू अंश का अवकलज। 4 साइन x का क्या होगा? 4 कॉस x माइनस अंश मतलब 4 साइन x इंटू हर का अवकलन, हर में 2 का तो 0 हो जाएगा, कॉस x का क्या आ जाएगा? माइनस साइन x अपॉन हर स्क्वायर 2 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर -1। बेटा ये माइनस x का भी तो करोगे, तो इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, गुना करवाओ, 4 का इससे करेंगे, 4 दूना 8 कॉस x, इससे करोगे तो क्या आएगा भैया? 4 कॉस स्क्वायर x, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर -1। वैसे एलसीएम वगैरह ले लेना चाहिए मुझे, इसके नीचे 1 मान लें, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एक काम कर लो, पहले इन दोनों से 4 कर लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, वो 1 बना लेगा। क्या बचेगा बताओ पहले एक बार? ये आ जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4, 8 कॉस एक्स प्लस इन दोनों से 4 कॉमन हुआ, जो अंदर बचेगा वो 1 बन जाएगा, अपॉन में 2 कॉस एक्स, नहीं सॉरी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब एक मानो एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बउआ, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस, ये बेटा जब यहां जाएगा और फिर स्क्वायर ओपन होगा और बाहर माइनस भी है, तो स्क्वायर ओपन करते जाइए, निशान बदलते जाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे और -2ab, तो -4 कॉस एक्स। बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं है? अगर यहां माइनस ना होता तो सारे के सारे टर्म कैसे आने थे? प्लस आने थे। -4 से +4 कैंसिल,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये 8 cos x है और ये -4 cos x है। 8 cos x में 4 cos x माइनस कर दो, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या करते हो बताइए इसके बाद, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेने पर इसको 0 के बराबर अगर लिखोगे तो ये जो बटे में टर्म है अपॉन में, वो तो 0 के साथ जाके ऊपर वाला ये बच जाएगा, और इस ऊपर वाले में आप कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको पूरे को बराबर 0 लिखेंगे तो ये चीज तो 0 के साथ जाके बिल्कुल खत्म। जो ये बचेगा इसमें cos x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा अंदर, 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। अब cos x के बेटा मान निकालेंगे, यहां से cos x बराबर कितना आएगा 0, और यहां से cos x कितना आएगा 4। ये तो इम्पॉसिबल है भाई, क्यों? cos x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है। बहुत बड़ा मान अगर cos x का आएगा तो वो +1 आएगा, पर ये तो +4 दे रहा है, तो रेंज से बाहर चला गया, तो ये नहीं ले सकते हैं हम, यही ले सकते हैं। अब cos 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अगर π/2 हुआ तो बताइए क्या इंटरवल्स बने। वैसे x π/2 पर भी 0 होता है और x 3π/2 पर भी तो 0 होता है। अगर x 3π/2 होता तो भी cos की वैल्यू क्या होती, 0 आती। इन्होंने ये दिया नहीं है कि कहां से कहां तक लेके जाना है आपको, तो हमने 0 से 2π तक लिए ले रहे हैं। अब अंतराल क्या बनेंगे बताओ, अब ये एक रियल नंबर के लिए बनाना है इसका अंतराल। मिसलिनियस एक्सरसाइज 6, और नहीं, रियल के लिए नहीं बनाना, 0 से 2π के बीच ही बनाना है आपको अंतराल को, ठीक है। चलो तो संभव अंतराल बेटा क्या बनेंगे, एक बनेगा 0 से π/2, 0 से π/2, दूसरा बनेगा π/2 से 3π/2, और एक तीसरा बन जाएगा 3π/2 से 2π तक। अब बारी बारी से एक एक इंटरवल पे हम f डैश x को चेक करके देख सकते हैं। देखो अंतराल 0, π/2 पर f डैश x, 0 से π/2 के बीच में f डैश x कैसा होगा, तो 0 से 90 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 0 से 90 के बीच कोई भी एंगल ले लो आप, जो आपको आसान लगे। 60 ले लेते हैं क्योंकि cos है ना f डैश x में, और cos 60 का मान 1/2 होता है। थोड़ा ध्यान से देखो बउआ, इसकी तो आप फिक्र ही मत करो, ये तो कैसा आएगा हमेशा प्लस। अगर हम 60 लेंगे तो cos 60 का मान 1/2, अब 4 गुणे 1/2, 2, माइनस cos 60 का मान 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 2 माइनस 1/4, 2 में से 1/4 माइनस करोगे कितना आएगा, छोड़ो, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा। इसलिए अंतराल 0, π/2 पर प्रदत्त फलन कैसा है, वर्धमान है। अच्छा दूसरा अंतराल देखो,
अंतराल π/2 कॉमा 3π/2 पर, इस अंतराल पर अगर आप देखोगे तो f' के बारे में बताइए। 90 और 270 के बीच, 90 और 270 के बीच 180 पड़ता है, ले लो, इजी रहेगा आपको। cos 180 की वैल्यू -1, -1 इसको क्या कर देगा -4, cos 180 की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, तो -4 -1 -5, इसकी फिक्र मत करो, स्क्वायर लगा है, ये कैसा भी आएगा प्लस हो ही जाएगा। तो -4 -1 क्या आएगा -5, माइनस आया कि प्लस आया, माइनस आएगा। इसलिए अंतराल π/2 कॉमा 3π/2 पर प्रदत्त फलन बेटा क्या लिखना चाहिए, ह्रासमान है। ठीक है, अच्छा अब अगला अंतराल उठाइए। कौन सा अंतराल, अंतराल हाँ 3π/2 कॉमा 2π पर f' की वैल्यू 270 और 360, इनके बीच का कोई एंगल ले लो भैया। 270 और 360 कहां पर होंगे, तीसरे चतुर्थ नहीं चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, पर माइनस करने से क्या आएगा ये देखना पड़ेगा। कोई वैल्यू लो भाई, फिर अब 240 लेके देख लिया, नहीं 240, 270 और 360 के बीच चाहिए ना, तो 300 ले लो जरा। अगर x की जगह 300 लिखोगे तो cos 300 का मान बताओ पहले। इसको हम लिख सकते हैं cos 360 -60 cos 60 प्लस का cos 60 की माइनस का cos 60, चौथे में प्लस ही रहेगा 1/2, तो cos 300 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और बउआ 1/2 लिखा था तो इसकी वैल्यू प्लस आई थी, तो ये कैसा आ जाएगा, आप चाहो तो फिर से लिख के देख सकते हो पॉजिटिव। इसलिए अंतराल 3π/2 कॉमा 2π पर प्रदत्त फलन कैसा है बेटा, वर्धमान है। अब कुछ बातें याद भी आ रही है ना आपको धीरे धीरे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर ले। इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर f(x) = x³ + 1/x³, x इज नॉट इक्वल टू 0 से प्रदत्त फलन वर्धमान ह्रासमान है। फिर से वर्धमान और ह्रासमान से क्वेश्चन आ गया है, चलिए सॉल्व करिए। x के सापेक्ष अवकलन, तो f' की वैल्यू क्या होगी बताइए, x³ का 1/x³ का -3/x⁴ यही तो आएगा। आप इसे ऊपर ले जाओगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f' को 0 के बराबर लिखेंगे। f' = 0 रखने पर ये बेटा बना 3x² - 3/x⁴ = 0। इसको उधर भेज दो, तो 3x² = 3/x⁴, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आओ, वहां 1 बचेगा, x⁴ = 1। ठीक है, दोनों पक्षों का घन मूल ले लो, घन मूल लोगे तो क्या बचेगा, x² 1 का घन मूल 1,
वर्गमूल ले लो अब दोनों पक्षों का, तो क्या आ गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, अंतराल क्या बनेंगे, संभव अंतराल। संभव अंतराल बना -∞ टू -1। अरे 1 तो गायब ही है, लेकिन मैंने तो बनाया था, गायब कैसे हो गया। -1 टू +1, ये भी उब गया आते आते, फिर +1 से +∞। ठीक है, ये पॉसिबल इंटरवल्स बने, मैंने बनाया ही नहीं था वहां पे। चलिए खैर, अब एक एक अंतराल पे चेक करना है, करना पहियों का, कर पहियों, क्या करना, क्या चेक करोगे। इस वाले इंटरवल का कोई भी नंबर ले लो, f'(x), देखो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। पॉजिटिव आ जाए तो उस अंतराल पर प्रदत्त फलन वर्धमान, नेगेटिव आ जाए तो उस अंतराल पर प्रदत्त फलन, ये आपको करना है और हम नहीं कर रहे हैं। कौन सा नियम यूज करेंगे इसमें, DYS का नियम क्या होता है, डू योरसेल्फ, मतलब सभी बच्चे स्वयं करेंगे इसको। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 के अंतर्गत, मतलब इस दीर्घवृत्त के अंदर उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समद्विबाहु त्रिभुज बना है और उसका क्षेत्रफल महत्तम है, वो पता लगाना है आपको, जिसका शीर्ष दीर्घअक्ष का एक सिरा है। ये जो त्रिभुज, यहां पर मैंने देखो एक फिगर बनाया है, ये दीर्घवृत्त बना रखा है, ये इसकी इक्वेशन है। मान लिया कि इसका दीर्घअक्ष x अक्ष पर पड़ता है, ठीक है, तो ये लघु अक्ष हो जाएगा। दीर्घअक्ष का एक सिरा इसके भीतर बने समद्विबाहु त्रिभुज का एक सिरा पड़ेगा, तो त्रिभुज का एक सिरा यहां पर पड़ जाएगा। बाकी दो सिरे कहीं पूरे दीर्घवृत्त पर कहीं पे पड़ सकते हैं, तो बाकी दो सिरे यहां पर बना लिए। ये त्रिभुज बना लिया ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। AB शुड बी इक्वल टू AC। इसका निर्देशांक तो a,0 है, अच्छी बात है। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो हमने क्या किया, दीर्घवृत्त के जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स होते हैं, उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही हमने ले लिया। प्राचलिक निर्देशांक, तो दीर्घवृत्त का प्राचलिक निर्देशांक क्या होता है, a cos θ, b sin θ, ये उनके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। क्योंकि एक बिंदु दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है और दूसरा तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है, तो इसका x माइनस होगा और इसका x और y दोनों माइनस होंगे। देख रहे हैं आप, ये हमने बिंदु ले लिए। अब आप सोचोगे ये और ये सेम लिया है, केवल माइनस बदल दिया, तो बेटा देखो सममिति के आधार पर अगर ये बराबर उतनी दूरी पर है तो जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर तो ये भी रहेगा, तो जस्ट इसके सामने ही तो आएगा। अगर इसके सामने होगा तो ये डिस्टेंस से ये बिंदु बन, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से ये बिंदु बनेगा। सममिति के आधार पर दोनों डिस्टेंसेस कैसी होनी चाहिए, बराबर, इसलिए हमने ये बिंदु ले लिए हैं। ठीक है, थीटा इसमें क्या है, प्राचल है, पैरामीटर है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम दिखाना है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालो, वही हमारा फलन बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सीधे फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल को a से लिख देंगे, आधार को बउआ क्या लिखोगे बताओ, इस त्रिभुज को देख के बताइए आधार का काम कौन करेगा, हाँ BC करेगा, वेरी गुड, ये बेस का काम करेगा। ऊंचाई का काम कौन करेगा, इसका नाम D रख लो, A से D तक की डिस्टेंस, ये हाइट का काम करेगी। समझ आया कि नहीं आया चित्र से, ठीक है। अच्छा 1/2, बेटा बेस कितना होगा बता सकते हैं,
नहीं, इधर देखो हम बताते हैं। इसका निर्देशांक क्या है? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इसका मतलब आप समझते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी? a cos थीटा, और ये डिस्टेंस इसी तरीके से ये डिस्टेंस b sin थीटा। हमको तो ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो ये b sin थीटा और ये b sin थीटा, 2b sin थीटा। अब आप बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? ठीक। AD, A से पूरा D तक बताओ, यहां तक बताइए, फिर मुझे बताओ, आप ही बताओगे। कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है इसको लेकर के? बताओ कितना होगा? a प्लस a cos थीटा। वेरी गुड। देखो कैसे बेटा, इस बिंदु के संग a कॉमा 0 है, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ना a के बराबर है, तभी तो इन संग a कॉमा 0 बन गया। और ये दूरी कितनी है? तो a ये ले लो और a cos थीटा ये ले लो, तो a प्लस a cos थीटा पूरा AD के बराबर आ जाएगा। अब ये एरिया निकल आया भैया, देखो 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हो आप, गुना करवा दो इसको, तो ये आ जाएगा AB साइन थीटा, B साइन थीटा का इसमें गुना कराएंगे तो AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये AB साइन थीटा। आप चाहो तो ऐसे ही बना रहने दो, और अगर आपको लगता है कि 2 का गुणा 2 का भाग करवा के साइन 2 थीटा बनाएंगे तो बना लो आप। तो 1/2 AB और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा। ये एरिया का फंक्शन तैयार है। इसमें A और B कैसे हैं? कांस्टेंट। केवल थीटा क्या है? एक सिंगल वेरिएबल में आपका एरिया है पूरा फलन इसका, और अब इसके बाद आप इस पर पूरे प्रोसेसेस वही लगा सकते हैं जो आप उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए लगाते रहे हैं। समझ में आया? तो क्या हम इसको सॉल्व करके दिखाएं या आप आ जाएगा? आपको आ जाएगा, करिएगा। अगर नहीं आता है तो अगली क्लास पर फिर हम इसे आपको बता देंगे, ठीक है? लेकिन आप ट्राई करिए। अवकलन किसके सापेक्ष करोगे? थीटा के सापेक्ष। तो क्या निकलेगा? डी डी थीटा ऑफ ए। फिर डी डी थीटा ऑफ ए को किसके बराबर लिखोगे? 0 के बराबर क्रांतिक बिंदुओं के लिए। फिर उससे थीटा के मान निकल आएंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा, और थीटा की जो वैल्यूज निकली हैं उनको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखिएगा। थीटा के जिस मान के लिए प्लस आ जाए उसके लिए निम्नतम होगा तो वो ना लेना। क्यों? क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल उच्चतम चाहिए। थीटा के जिस मान के लिए क्षेत्रफल उच्चतम आए वो वाला थीटा का मान लेना। फिर क्या करोगे आप? फिर थीटा के जिस मान के लिए एरिया उच्चतम आएगा, थीटा की वो वाली वैल्यू को कहां लिखोगे? थीटा की वो वाली वैल्यू यहां लिखी जाएगी। काहे के मारे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है उच्चतम आयतन बताइए, सॉरी उच्चतम क्षेत्रफल। यहां लिख दोगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, पर पहले आप लगाने की कोशिश करिए। तो आज इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी सॉल्व करेंगे अगली क्लास पे करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।